चलिए 11 जनवरी 2026 की इन दिलचस्प जानकारियों की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। आज हमारे सामने जो खबरें हैं वो अलग अलग तो लगती हैं, पर उन्हें एक साथ देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। तो शुरुआत जड़ों से ही करते हैं। पुरातत्व की दुनिया से एक खबर आई है जो हमें सीधे कुषाण काल में ले जाती है। तक्षशिला वाली खबर है ना? हाँ। तक्षशिला के पास एक सिक्का मिला है जिस पर शासक वासुदेव की छवि है। मेरे लिए ये सिर्फ एक पुराना सिक्का नहीं बल्कि टाइम मशीन जैसा है। आपने सही कहा, यह सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं, इतिहास का एक गवाह है। सोचिए, उस दौर का एक छोटा सा सबूत आज हमें क्या कुछ बता सकता है। बहुत कुछ। वासुदेव को कुषाण वंश का आखिरी महान शासक माना जाता है। तो ये सिक्का हमें एक विशाल साम्राज्य के ढलते सूरज के दौर की कहानी बताता है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक और चीज है जो इसे और भी खास बनाती है। वो क्या? सिक्के के साथ लैपिस लाजुली के टुकड़ों का मिलना। लैपिस लाजुली? वो तो उस क्षेत्र में नहीं मिलता शायद। बिल्कुल नहीं, ये अफगानिस्तान की खानों से आता था। इसका मतलब है कि साम्राज्य के आखिरी दौर में भी तक्षशिला, जो खुद में ज्ञान का एक बड़ा केंद्र था, हाँ। वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी एक अहम अड्डा बना हुआ था। एग्जैक्टली। ये उस दौर के सिल्क रूट और व्यापारिक नेटवर्क की जीवंतता को दिखाता है। यानी एक छोटा सा सिक्का उस समय की अर्थव्यवस्था और जियोपॉलिटिक्स की पूरी कहानी खोल देता है। सही बात है। और विरासत की बात करें तो सिर्फ पुरातात्विक चीजें ही नहीं होती, हमारी कला भी होती है। नृत्य कला निधि पुरस्कार इस बार उर्मिला सत्यनारायण जी को दिया गया है। हाँ, एक बहुत बड़ा सम्मान है ये। जब हम ऐसे पुरस्कारों के बारे में सुनते हैं तो अक्सर बस एक नाम और सम्मान की बात होती है, पर क्या इनका महत्व इससे कहीं ज्यादा नहीं है? निश्चित रूप से। ये पुरस्कार एक इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं। इकोसिस्टम कैसे? देखिए, उर्मिला सत्यनारायण जैसी कलाकार को सम्मानित करने का मतलब है भरतनाट्यम की उस पूरी परंपरा को मान्यता देना जिसे उन्होंने सालों की साधना से सींचा है। अच्छा। ये सिर्फ कलाकार का सम्मान नहीं, बल्कि उस कला के भविष्य में एक निवेश है। जब युवा नर्तक देखते हैं कि इस कला को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है तो उन्हें प्रेरणा मिलती है और वो उस कला को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। ये पुरस्कार उस कला को संग्रहालय की चीज बनने से रोकता है और उसे मंच पर जिंदा रखता है। और कला की तरह ही साहित्य भी हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का 53वां संस्करण हो रहा है। हाँ, भारत मंडपम में। मुझे हमेशा लगता है कि ये मेले सिर्फ किताबें खरीदने की जगह नहीं है, ये विचारों के उत्सव हैं। इस बार कतर गेस्ट ऑफ ऑनर है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक संगम है। सोचिए, 35 से ज्यादा देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशक एक छत के नीचे। अरे वाह! ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये सांस्कृतिक आदान प्रदान है। जब कतर गेस्ट ऑफ ऑनर बनता है तो हमें उनके साहित्य, उनकी कहानियों और उनकी संस्कृति को सीधे जानने का मौका मिलता है। सही बात है। नेशनल बुक ट्रस्ट का मकसद सिर्फ किताबें बेचना नहीं, बल्कि देश में पढ़ने की एक संस्कृति को बढ़ावा देना है। और ये मेले उस संस्कृति को सींचने का काम करते हैं। तो एक तरफ हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों को मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आज की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से बदल रहे हैं। हाँ, खासकर तकनीक की मदद से। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुझे केरल के वयनाड की जिला अदालत लगती है, जो भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस अदालत बन गई है। हाँ, जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में सरकारी दफ्तरों की वो छवि आई जहाँ फाइलों के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे होते हैं। ये तो उस छवि को पूरी तरह तोड़ देता है। ये सच में क्रांतिकारी बदलाव है। पेपरलेस होने का मतलब सिर्फ कागज बचाना नहीं है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा होगा। बिल्कुल, इसका मतलब है न्याय की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और ज्यादा सुलभ बनाना। अब सोचिए, वकील कहीं से भी ऑनलाइन केस फाइल कर सकते हैं। जज के सामने टैबलेट पर सारी फाइलें होती होंगी। हाँ, और वो वहीं नोट्स बना सकते हैं, पुराने फैसलों को एक क्लिक पर खोज सकते हैं। इससे समय की जो बचत होती है वो जबरदस्त है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है, ग्रीन ज्यूरिस्प्रूडेंस का। अच्छा, यानी पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर। एग्जैक्टली। हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना न्याय दे रहे हैं। पर क्या इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं? जैसे क्या हमारे सभी वकील और जज इतने टैक्स सेवी हैं? आपने बहुत जरूरी सवाल उठाया। चुनौतियां बिल्कुल हैं। पहली चुनौती डिजिटल लिटरेसी की है, खासकर सीनियर वकीलों के लिए। हाँ, उन्हें इस नए सिस्टम के साथ सहज होने में समय लगेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है साइबर सुरक्षा की। डेटा सुरक्षा। क्योंकि अदालती रिकॉर्ड बेहद संवेदनशील होते हैं, उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। तो ये एक शानदार शुरुआत है, लेकिन अभी लंबा सफर तय करना है। और डिजिटल बदलाव की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में भी एक अहम कदम उठाया गया है। पंजाब नेशनल बैंक, हाँ, वो सार्वजनिक क्षेत्र का पहला ऐसा बैंक बन गया है जो .bank.in डोमेन पर शिफ्ट हो गया है।
पहली नजर में ये एक छोटा सा तकनीकी बदलाव लगता है, पर इसके पीछे की सोच काफी गहरी है ना? ये छोटा नहीं बल्कि ग्राहकों की सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, कैसे? मतलब आम धोखाधड़ी से कैसे बचाता है ये? देखिए, ऑनलाइन धोखाधड़ी का सबसे आम तरीका है फिशिंग। हाँ, जहाँ वो बिल्कुल असली जैसी नकली वेबसाइट बना देते हैं। बिल्कुल। और ये जो .bank.in डोमेन है, ये इस समस्या का एक बहुत ही मजबूत समाधान है। ये डोमेन सिर्फ रिजर्व बैंक द्वारा वेरीफाई किए गए असली बैंकों को ही मिल सकता है। तो अब ग्राहकों को बस ये देखना है कि वेबसाइट के अंत में .bank.in है या नहीं। हाँ, ये ऑनलाइन बैंकिंग के लिए एक तरह का डिजिटल हॉलमार्क है, जो असली और नकली के बीच एक साफ लकीर खींच देता है। ये तो बहुत जरूरी है। और सरकार भी अपने कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। पंखुड़ी पोर्टल की बात करिए। हाँ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पंखुड़ी नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसका मकसद क्या है? पंखुड़ी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है बिखरे हुए प्रयासों को एक साथ लाना। देखिए, महिला और बाल कल्याण के क्षेत्र में सरकार की अपनी योजनाएं हैं। कंपनी अपने CSR फंड से काम कर रही हैं, कई NGO भी हैं। बिल्कुल, और बहुत से लोग दान भी देना चाहते हैं, लेकिन अक्सर इनके बीच कोई तालमेल नहीं होता। पंखुड़ी इन सभी को एक मंच पर लाता है, एक सिंगल विंडो सिस्टम जैसा। हाँ, जहाँ कोई भी देख सकता है कि किस जिले में किस चीज की जरूरत है और कौन मदद कर सकता है। इससे संसाधनों का सही इस्तेमाल होगा और नतीजों को ट्रैक करना भी आसान हो जाएगा। चलिए, अब भविष्य की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं, खासकर सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण के क्षेत्र में। और यहाँ एक ऐसी खबर है जो सच में दुनिया में पहली बार हुई है। हाँ, भारत सड़क बनाने के लिए बायोबिटुमिन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है। ये एक गेम चेंजर हो सकता है। इसे बड़ी तस्वीर में समझिए। अभी हमारी सड़कें बनती हैं बिट्यूमिन से, जो कच्चे तेल से निकलता है, जिसके लिए हम आयात पर निर्भर हैं बड़े पैमाने पर, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होता है। अब बायोबिट्यूमिन बनाया जाता है कृषि अपशिष्ट से, जैसे कि पराली से। हाँ, जैसे पराली। अब इसके फायदे गिनिए। 1, हम कच्चे तेल का आयात कम करेंगे, पैसा बचेगा। 2, किसान पराली नहीं जलाएंगे तो प्रदूषण कम होगा। सही। 3, किसानों को पराली बेचने से अतिरिक्त आमदनी होगी। और चौथा, ये सर्कुलर इकोनॉमी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां कुछ भी बेकार नहीं जाता। ये तो कमाल है। एक इनोवेशन और इतने सारे समाधान। बिल्कुल। और प्रकृति से जुड़ा एक और दिलचस्प अपडेट मिजोरम से है, जहां एक नई रेड स्नेक प्रजाति की खोज हुई है। ये खोज हमें याद दिलाती है कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र जैव विविधता का कितना बड़ा खजाना है। मिजोरम, जिसकी राजधानी आइजॉल है, वैसे भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। हाँ, अपने घने जंगलों और पहाड़ों के लिए। जब वैज्ञानिक वहाँ एक नई प्रजाति खोजते हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि इन जंगलों में अभी भी न जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं। और ये एक चेतावनी भी है कि हमें इन इलाकों को बचाने की कितनी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, इससे पहले कि ये रहस्य हमेशा के लिए खो जाएं। प्रकृति के साथ साथ समाज की नींव को भी सहेजने की कोशिशें हो रही हैं। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने संस्कारशाला नाम की एक पहल शुरू की है। हाँ, मूल्य आधारित शिक्षा के लिए। और ये पहल असम की एक व्यापक तस्वीर पेश करती है। मतलब? हम असम को अक्सर चाय के बागानों या काजीरंगा के एक सींग वाले गेंडे के लिए जानते हैं। हाँ, या फिर दिहिंग पटकाई, जिसे पूरब का अमेज़न भी कहते हैं। सही। लेकिन संस्कारशाला जैसी पहल दिखाती है कि वहाँ प्राकृतिक विरासत के साथ साथ मानवीय और नैतिक मूल्यों की शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा और पारंपरिक संस्कारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश। बिल्कुल, जो किसी भी समाज की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। और भारत की तरक्की सिर्फ देश के अंदर तक सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में होना इसका एक बड़ा प्रतीक है। हाँ, ISA का मुख्यालय, ये बहुत बड़ी बात है कि एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर अमेरिका या यूरोप में नहीं बल्कि भारत में है। ISA की शुरुआत ही भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। हाँ, और इसका मकसद दुनिया भर में, खासकर विकासशील देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। गुरुग्राम में इसका मुख्यालय होना भारत को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है। वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका की बात हो रही है तो 2 और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक तो नई दिल्ली में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। हाँ, और इसका आयोजन भारत का चुनाव आयोग कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत के पास चुनावों के प्रबंधन का एक विशाल अनुभव है। चाहे वो दूर दराज के इलाकों में पोलिंग बूथ बनाना हो
या करोड़ों लोगों के लिए ईवीएम का इंतजाम करना हो। बिल्कुल। तो ये सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहां भारत अपने अनुभव दुनिया के साथ साझा करता है और दूसरे लोकतंत्रों से सीखता भी है। और दूसरा बड़ा वैश्विक घटनाक्रम है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो ब्राजील के रियो डी जनेरो में हुआ। हाँ, और बताया गया है कि अगला भारत में और उसके बाद चीन में होगा। ये क्रम क्या कोई खास मायने रखता है? ये क्रम सिर्फ सामान्य ज्ञान का सवाल नहीं है, ये कूटनीति की दिशा को भी दिखाता है। ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक शक्तिशाली समूह है। और मेजबानी का ये रोटेशन दिखाता है कि समूह में सभी सदस्य बराबर हैं। बिल्कुल। और ब्राजील के बाद भारत और फिर चीन का नंबर आना ये भी दिखाता है कि आने वाले सालों में वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र एशिया रहने वाला है। वैश्विक मंच से अब वापस देश की अर्थव्यवस्था पर आते हैं, जहां कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। ए शक्तिवेल की अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में। हाँ, उन्हें एईपीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और ये उनका 5वां कार्यकाल है। 5वां कार्यकाल यह सामान्य बात नहीं है। ये दिखाता है कि भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो करोड़ों लोगों को रोजगार देती है, इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। मतलब इंडस्ट्री कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। हाँ, वैश्विक मंदी की आहट, बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच इंडस्ट्री शक्तिवेल जैसे एक आजमाए हुए नेतृत्व के साथ ही आगे बढ़ना चाहती है। ये स्थिरता की तलाश है। और एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में हुई है। अजय कुमार शुक्ला नए एमडी और सीईओ बने। ये नियुक्ति भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है ना? बहुत अहम। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर सीधे तौर पर रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, स्टील, सीमेंट जैसे कई उद्योगों से जुड़ा है। तो अजय कुमार शुक्ला के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? ब्याज दरों के उतार चढ़ाव के बीच संतुलन बनाना, ताकि कंपनी का मुनाफा भी बना रहे और आम आदमी के लिए घर खरीदने का सपना भी पहुंच से बाहर ना हो। उनका हर फैसला लाखों लोगों पर सीधा असर डालेगा। बिल्कुल। तो आज हमने प्राचीन सिक्कों से लेकर भविष्य के बायो बिट्यूमेन तक, पेपरलेस अदालतों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तक का सफर तय किया। इन सभी अलग अलग बिंदुओं को जोड़ने पर आखिर में क्या समझ आता है? यही कि बदलाव हर स्तर पर और बहुत तेजी से हो रहा है। हमने सस्टेनेबिलिटी से प्रेरित इनोवेशन देखा, डिजिटल गवर्नेंस की तरफ एक निर्णायक कदम देखा, अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का संकल्प देखा, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को भी महसूस किया। हाँ, ये सब मिलकर एक ऐसे भारत की तस्वीर बनाते हैं जो आत्मविश्वास से भरा है और भविष्य की चुनौतियों के लिए नए समाधान गढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये थे 11 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जा रही है? इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन बीइंग लॉन्च्ड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।